Jai Hind. In this lecture, we will design a synchronous sequential circuit by using given statements. We have given this question. Consider a circuit with two inputs x1 and x2 and one output z. The output is 1 only when x1 and x2 both are 1, with x being 1 first. हमें एक सर्किट डिजाइन करना है जिसकी है टू इनपुट्स और आउटपुट 1 कब होगी, जब x1 और x2 दोनों 1 होंगे और साथ में जो x1 है वो पहले 1 होना चाहिए। अगर इसको मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट के थ्रू डिजाइन करता, देयर आर टू इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट जेड। सर्किट हमें डिजाइन करना है जिसकी टू इनपुट्स हैं और सिंगल आउटपुट जेड है। अब इस सर्किट की आउटपुट 1 कब होगी, टू कंडीशन दी गई हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है x1 एंड x2 दोनों 1 होने चाहिए और साथ में x1 पहले 1 होना चाहिए। अब इस सर्किट को मैं सिंपली कॉम्बिनेशनल सर्किट के थ्रू डिजाइन नहीं कर सकता। अगर केवल यही कंडीशन दी होती कि x1 और x2 दोनों 1 होने चाहिए तभी आउटपुट 1 मिलेगी, तब इसको कॉम्बिनेशनल के थ्रू डिजाइन कर सकते थे। पर इस क्वेश्चन में एक और साथ में कंडीशन दे दी गई है कि x1 बीइंग 1 फर्स्ट, की x1 पहले 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमें पास्ट हिस्ट्री स्टोर करनी पड़ेगी। पास्ट हिस्ट्री का क्या मतलब कि x1 और x2 दोनों 1 हैं, इन दोनों में पहले 1 कौन हुआ उसको पास्ट हिस्ट्री में स्टोर करेंगे। तो सिंपली इस सर्किट को सीक्वेंशियल सर्किट के थ्रू डिजाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। देयर आर टू इनपुट्स x1 एंड x2 एंड दिस इज प्रेजेंट आउटपुट z। इसी तरह से इस कॉम्बिनेशनल सर्किट की ये जो आउटपुट है इसको बोला जाता है नेक्स्ट स्टेट। अब ये जो आउटपुट है थ्रू फीडबैक कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई करते हैं और जो डेटा कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई होता है उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट, दैट इज स्मॉल y। तो एक तरह से ये जो कैपिटल Y है कुछ डिले बाद एज ए न्यू प्रेजेंट स्टेट स्मॉल y ऑपरेट करेगा। and capital Y is known as next state or excitation variable and small y is known as present state और secondary variable। अब इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है, तो बच्चों पहले मैंने x1 और x2 की वेव फॉर्म ले ली, मैंने सारे के सारे कॉम्बिनेशन ले लिए। दिस इज x1 सिग्नल एंड दिस इज x2। अगर मैं इस केस को देखता हूं तो इस केस में x1 पहले 1 में चेंज होता है। आप देख सकते हो लॉजिक 0 से लॉजिक 1 x1 पहले चेंज होता है। इसी तरह से इस ड्यूरेशन को देखते हैं तो इस ड्यूरेशन में x2 x1 के कंपैरिजन में पहले लॉजिक 0 से लॉजिक 1 चेंज होता है। अब सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन है इस वेव फॉर्म में ले लिए हैं। अगर मैं इनपुट्स वेव फॉर्म को देखता हूं तो एट ए टाइम एक इनपुट वेरिएबल चेंज होता है। असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट फंडामेंटल मोड में हम स्टडी करते हैं। फंडामेंटल मोड में क्या होता है, x1 और x2 में एट ए टाइम एक सिग्नल चेंज होगा, दोनों सिग्नल इकट्ठे चेंज नहीं होंगे। जैसे इस केस में देखो x1 लॉजिक 0 से 1 चेंज होता है, इस केस में x2 चेंज होता है। x1 और x2 इकट्ठे चेंज नहीं होते। अगेन आप यहां पर देख लो x1 चेंज होता है, इस केस में x2 चेंज हुआ, अगेन यहां पर x2 चेंज हुआ, यहां पर x1 चेंज हुआ, दिस इज x2 और यहां पर x1 में चेंज हुआ। अब मैं आउटपुट वेवफॉर्म बनाऊंगा। आउटपुट वेवफॉर्म क्या बनेगी, आउटपुट 1 तभी मिलेगी जब दोनों x1 और x2 1 हो और साथ में x1 पहले 1 होना चाहिए। अगर मैं यहां पर देखता हूं इस ड्यूरेशन में x1 भी 1 है, x2 भी 1 है और x1 पहले चेंज हुआ है। 0 to 1 x1 पहले चेंज हुआ है। आप देख सकते हो विद x1 बीइंग 1 फर्स्ट, मतलब x1 पहले लॉजिक 0 से लॉजिक 1 चेंज हुआ है। तो आउटपुट क्या मिलेगी, यहां तक तो मिलेगी 0। 0 क्यों मिलेगी, x1 भी 0 x2 भी 0। इस ड्यूरेशन में जो ये ड्यूरेशन है x1 1 है x2 0 है, आउटपुट अगेन 0 मिलेगी। यहां से लेके यहां तक x1 x2 दोनों लॉजिक 1 है और x1 पहले चेंज होता है, तो यहां से लेके यहां तक आउटपुट 1 मिलेगी। अगेन ये 0 ये 1, आउटपुट 0। आगे x2 0 x1 1, आउटपुट फिर 0। इस ड्यूरेशन में x1 0 x2 1, आउटपुट फिर 0। अब यहां से लेके यहां, अब इस ड्यूरेशन में x1 भी 1 है x2 भी 1 है, पर एक दिक्कत है, x2 पहले 0 से 1 चेंज हो जाता है
आउटपुट 1 कब मिलनी थी? जब x1 पहले 0 से 1 चेंज होता है। हमें कंडीशन दी हुई है विद x1 बीइंग 1 फर्स्ट, तो यहां पर आउटपुट 0 मिलेगी। नो डॉट x1 x2 दोनों 1 है, पर x2 पहले चेंज हो जाता है और आउटपुट 1 कब मिलनी चाहिए? जब x1 पहले चेंज होता है। जैसे इस केस में देखो x1 पहले 1 में चेंज हो जाता है, तो यहां पर आउटपुट 0। अब यहां से लेके यहां तक ये 1 ये 0, आउटपुट 0, उसके आगे आउटपुट 0 रहेगी। अब बच्चों जब भी हमें कंडीशन दी गई है और हमें असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करना है, तो उस केस में क्या करेंगे? पहले हम इंटरनल प्रेजेंट स्टेट डिसाइड करेंगे। वो डिसाइड कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक पहले हमने क्या किया था, जहां पर x1 और x2 चेंज होते हैं वहां पर इस तरह से डॉटेड लाइन लगा लेनी है। ये डॉटेड लाइन क्या बताता है कि x1 या x2 में चेंज होता है और साथ में सर्किट फंडामेंटल मोड में ऑपरेट करता है। x1 और x2 को इकट्ठे चेंज नहीं करना है। अब यहां से लेके यहां तक x1 है 0, x2 है 0, आउटपुट मिली 0, मतलब x1 था 0, x2 था 0 और आउटपुट मिली 0। अगर मैं इस कॉम्बिनेशनल सर्किट को देखता हूं तो इसमें 3 इनपुट्स है। कौन कौन सी? x1 x2 और स्मॉल y, दैट इज प्रेजेंट स्टेट, और 2 आउटपुट्स हैं, दिस इज नेक्स्ट स्टेट एंड दिस इज प्रेजेंट आउटपुट। अगर मैं प्रेजेंट आउटपुट देखता हूं तो ये आउटपुट किस पे डिपेंड करेगी? 3 इनपुट्स पे डिपेंड करेगी, x1 x2 और स्मॉल y। अगर इनपुट में 0 0 अप्लाई करते हैं, आउटपुट मिला 0, उस टाइम पे ये जो प्रेजेंट स्टेट है ये क्या रही होगी? उसको मैंने डिसाइड कर लिया, वो रही होगी 1। तो सिंपली क्या हुआ, अगर x1 और x2 में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, ये आउटपुट मिली 0, उस टाइम पे ये प्रेजेंट स्टेट क्या रही होगी? उसको हमने डिसाइड कर लिया 1, दिस इज प्रेजेंट स्टेट। यहां से लेके यहां तक इनपुट में चेंज होता है। इनपुट में चेंज कब होता है? जब सर्किट स्टेबल हो जाता है। और स्टेबल कब होता है? आपको ऑलरेडी पता है, जब कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y। तो ये जो हमने प्रेजेंट स्टेट एज्यूम की गई है, इट इज ए स्टेबल स्टेट, तो इसके ऊपर लगा लेना इस तरह से सर्कल। अब ये जो ड्यूरेशन है, x1 है 1, x2 है 0, आउटपुट मिली 0। इसका क्या मतलब है? x1 है 1, x2 है 0 और आउटपुट मिली 0। उस टाइम पे ये प्रेजेंट स्टेट क्या रही होगी? इसको एज्यूम कर लिया 2, हमने ये एज्यूम कर लिया 2 रही होगी। और ये सर्कल क्या बताता है? स्टेबल कंडीशन, मतलब कैपिटल Y स्मॉल y के इक्वल है। और हम इसको स्टेबल क्यों बता रहे हैं? जब सर्किट स्टेबल हो जाता है उसके बाद इनपुट में चेंज करते हैं। अब यहां से लेके यहां तक x1 है 1, x2 है 1, जो आउटपुट है वो है 1। प्रेजेंट इनपुट थी 1 और आउटपुट चाहिए 1, तो उस टाइम पे ये प्रेजेंट स्टेट क्या रही होगी? उसको डिसाइड कर लिया 3। तो सिंपली x1 x2 जब 0 थे तो आउटपुट 0 मिली, तो उस टाइम पे जो प्रेजेंट स्टेट रही होगी उसको मैंने कर लिया 1। जब प्रेजेंट इनपुट 1 0 थे, उस टाइम पे जो आउटपुट मिली 0, उस टाइम पे जो प्रेजेंट स्टेट रही होगी उसको एज्यूम कर लिया 2। इसी तरह से इसको एज्यूम कर लिया 3। इस ड्यूरेशन को देखते हैं, x1 है 0, x2 है 1, और एट ए टाइम आप देख लो एक इनपुट में चेंज होता है। एक इनपुट का चेंज का क्या मतलब? x2 1 यहां भी बन रहा, x1 में चेंज हो चुका है 0, आउटपुट क्या मिली 0। अब क्या ये कॉम्बिनेशन पीछे यूज हुआ 0 1 0? 0 1 0 यूज नहीं हुआ। तो प्रेजेंट इनपुट अगर 0 1 थी और जो आउटपुट थी वो 0 मिली, तो उस टाइम पे प्रेजेंट स्टेट क्या रही होगी? उसको एज्यूम कर लिया 4। प्रेजेंट स्टेट का क्या मतलब है बच्चों? एट ए टाइम कॉम्बिनेशनल सर्किट में 3 इनपुट सप्लाई होती हैं, x1 x2 और y, एंड दिस इज आउटपुट z। अब ये आउटपुट z 3 इनपुट्स पे डिपेंड करती है, x1 x2 और y। इसका क्या मतलब है कि प्रेजेंट इनपुट है 0 1 और उस टाइम पे प्रेजेंट स्टेट रही होगी 4, और उस केस में जो आउटपुट क्या मिलेगी? वो मिलेगी 0। इसी तरह से इस ड्यूरेशन में देखते हैं, x1 तो रही 0, x2 में चेंज हो गया 1 to 0। आप देख सकते हो 1 to 0, 0 0 आउटपुट 0। क्या ये कॉम्बिनेशन पहले यूज हुआ? आप देख सकते हो 0 0 0 ये यूज हुआ, तो इस टाइम पे जो प्रेजेंट स्टेट होगी वो होगी 1। अगेन इस ड्यूरेशन को देखते हैं, दिस इज 0, दिस इज 1, x1 0 रही, x2 में चेंज हो गया, आउटपुट अगेन मिली 0। अब यहाँ पर स्टेट क्या रही होगी? अगर मैं इसको देखता हूँ 0 1 0, तो ये थी 4, तो यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट क्या रही होगी? 4। इसी तरह से यहां से लेके यहां तक दिस इज 1, दिस इज 1, पर ये है 0। अगर मैं इसको देखता 1 1 1 और यहां पर क्या है? 1 1 0,
तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्रेजेंट स्टेट रही होगी उसको न्यू स्टेट से डिफाइन करना पड़ेगा, डेट इज 5। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक देखता हूँ 1 0 0, अगर मैं 1 0 0 देखता हूँ तो यहाँ पर 2 थी, तो मतलब प्रेजेंट स्टेट 2 रही होगी। अगेन 0 0 आउटपुट 0, ये पहला केस ही आ गया, तो प्रेजेंट स्टेट 1 रही होगी। जो किया क्या, हम एक सर्किट डिजाइन करना था, तो हमने x1 और x2 की ले ली वेव फॉर्म, और वेव फॉर्म में हमने सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लिए। जो ये फर्स्ट ड्यूरेशन थी, इसमें क्या था, x1 पहले 0 से 1 चेंज हो जाता, और दूसरे के केस में क्या था, x2 पहले 0 से 1 चेंज हो जाता। और कंडीशन क्या थी, फिर हमने आउटपुट वेव फॉर्म बना ली। ये आउटपुट 1 कब मिलनी थी, जब x1 x2 दोनों 1 हो और साथ में x1 पहले 0 से 1 चेंज हो। उसके बाद हमने ये प्रेजेंट स्टेट डिसाइड कर ली। जब भी हमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया हो और हमें सर्किट डिसाइड करना हो, तो जो पहला एसेंशियल स्टेप होता है, ये हमें स्टेट्स डिसाइड करनी होती हैं। और यहां पर मैंने 1 2 3 4 5 से स्टेट रिप्रेजेंट की। आप इसको अल्फाबेट लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, आपकी अपनी चॉइस है। ये सर्कल क्या बताते हैं, स्टेबल कंडीशन, दैट इज नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। और ये सर्कल क्यों लगाए हैं, फिर आगे इनपुट में चेंज कर दिया। और इनपुट में चेंज कब करते हैं, जब सर्किट स्टेबल होता है, मतलब कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई, इसलिए यहां पर सर्कल लगाया कि मतलब स्टेबल कंडीशन। अब इसके आगे बनाएंगे फ्लो टेबल। दिस इज प्रेजेंट स्टेट स्मॉल वाई, दैट इज दिस वन। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 5, एंड दिस इज प्रेजेंट इनपुट 0 0 0 1 1 1 1 0। x1 x2 की वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0 हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये है स्टेबल कंडीशन। स्टेबल कंडीशन क्या है, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट 1 है, तो नेक्स्ट स्टेट 1 है, आउटपुट क्या है 0। नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है, तो है ये स्टेबल कंडीशन। और इनपुट में अप्लाई किया 0 0, आप देख सकते हो इनपुट में अप्लाई किया 0 0, नेक्स्ट स्टेट मिली 1 और आउटपुट मिली 0। नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है, तभी लगा दिया सर्कल। अब इसके आगे कैसे जाना है, 1 to 2। 1 to 2 कैसे जा सकते हैं, x में चेंज कर दिया 0 to 1 और x2 को रहने दिया 0, डेट इज 0 0 to 1 0। आप यहां से यहां देखो, x में चेंज कर दिया 0 to 1, x2 को रहने दिया 0, तो मतलब सर्किट इस तरह से चलेगा। यहां पर जो स्टेट मिलेगी वो मिलेगी ट्रांजिएंट 2, इसको आप बोल सकते हो अनस्टेबल स्टेट। नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल नहीं है। फिर इसके बाद सर्किट सेटल यहां पर हो जाएगा 2 और आउटपुट मिली 0। नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है, तो लगा दिया सर्कल। पर उसका मतलब क्या, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर खड़ा था, यहां पर कैसे खड़ा होता, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल था। प्रेजेंट स्टेट स्मॉल वाई है 1, नेक्स्ट स्टेट है 1, आउटपुट मिला 0, x1 और x2 में अप्लाई किया 0 0। आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, सर्किट स्टेबल है। जब तक x1 और x2 में 0 0 अप्लाई होता रहेगा, आउटपुट 0 रहेगी और नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट दोनों इक्वल है। फिर इसके आगे क्या किया, 1 to 2 जाना था, x1 में चेंज कर दिया 0 to 1, x2 को 0 रहने दिया, नेक्स्ट स्टेट मिली 2 और आउटपुट से मुझे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट स्टेट मिली 2, क्या नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट 1 के इक्वल है, नहीं है। अब यही 2 थ्रू फीडबैक या कुछ टाइम बाद यहां पर आ जाएगा, मतलब ये जो नेक्स्ट स्टेट है इट विल एक्ट एज ए न्यू प्रेजेंट स्टेट। इनपुट में अप्लाई किया है 1 0, अब सर्किट हो जाएगा सेटल। नई नेक्स्ट स्टेट मिली 2, डेट इज ये हो चुका अब 2 और आउटपुट मिली 0। अब इस आउटपुट से मुझे मतलब है, अब नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है, मतलब सर्किट हो चुका है स्टेबल। अब 2 to जाना है 3, मतलब ये भी 1 ये भी 1, आउटपुट 1। कैसे जा सकते हैं, इस तरह से जाएंगे। पहले मिलेगी ट्रांजिएंट स्टेट 3, अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए न्यू प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी, फिर सर्किट हो जाएगा सेटल, मतलब स्टेबल कंडीशन में चला जाएगा। 3 आउटपुट 1, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। 3 के आगे गए यहां पर 4, 4 में कैसे जाएंगे, अब देख सकते हो x1 में चेंज कर दिया 1 to 0, x2 को 1 नहीं रहने दिया, एट ए टाइम एक इनपुट में चेंज करते हैं, मतलब यहां से यहां। तो पहले मैं गया इस तरह से, अनस्टेबल स्टेट 4 मतलब ट्रांजिएंट, फिर सर्किट हो जाएगा सेटल 4 और आउटपुट क्या है 0। नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है, तो सर्कल लगा लेते हैं, आपको पता ही है। 4 से आगे गए 1, अब 4 से आगे 1 कैसे जाएंगे, डायरेक्टली 1 में नहीं पहुंचेंगे, पहले सर्किट जाएगा ट्रांजिएंट स्टेट में, ये 1, इसके बाद यहां पर सेटल हो जाएगा इस तरह से।
मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, 1 2 आगे गए 4, 4 में कैसे गए आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पर 0 थी इनपुट, यहाँ पर 0 थी, x2 चेंज कर दिया 1, यहाँ पर 0, x1 क्या है 0, मतलब 0 to 1, मतलब 0 to 1, और 4 यहीं पर ही है। तो मतलब आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ गए, पहले मिलेगा ट्रांजिएंट 4, फिर सर्किट यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा 4 0। अब 4 से आगे गए 5, 5 में कैसे गए, ये भी 1 ये भी 1, मैं 4 में खड़ा हूं मतलब ये 1 1, तो इस तरह से जाएंगे, पहले मिलेगा ट्रांजिएंट फिर नीचे सर्किट हो जाएगा स्टेबल। 5 आउटपुट क्या मिलेगी बच्चों 0, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, सर्कल लगा दिया। 5 से आगे गए 2, 5 से 2 कैसे जाएंगे, आप इनपुट देखो, x1 1 नहीं रहने दिया, x2 में चेंज कर दिया 1 2 0, दैट इज 1 2 0, इस तरह से गए, पहले अनस्टेबल स्टेट मिलेगी फिर सर्किट यहां पर चला जाएगा स्टेबल कंडीशन में, मतलब मैं यहां पर खड़ा था, इनपुट थी 1 1, फिर इनपुट में चेंज कर दिया, x2 में चेंज कर दिया 1 2 0, x1 को 1 नहीं रहने दिया, नेक्स्ट स्टेट मिली 2, अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए न्यू प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी, मैं यहां पर चला गया, इनपुट में तो 1 0 अप्लाई किया, और नेक्स्ट स्टेट क्या मिली दिस 1, और ये स्टेबल कंडीशन है, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। 2 में पहुंच गए हैं, 2 के आगे जाना है 1, तो कैसे जाएंगे बच्चों, अब डायरेक्टली चले जाएंगे, 1 मतलब 0 0, मतलब यहां पर खड़े थे इनपुट 0 0, मतलब इस तरह से पहले मिलेगा ट्रांजिएंट स्टेट, उसके बाद यहां पर सर्किट सेटल हो जाएगा 1 0, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। अब इसके बाद में ये बाकी की एंट्री कंप्लीट करनी होती है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, हर एक रो में एक ही स्टेबल स्टेट है, इस रो में ये स्टेबल स्टेट है, इस रो में ये 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 है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर खड़ा था 0 0 से, क्या 0 0 से मैं 1 1 जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। फंडामेंटल मोड में क्या होता है, एट ए टाइम एक इनपुट में चेंज होता है, और यहाँ पर जो हमने बेफॉर्म बनाई है, इस बेफॉर्म में हमने क्या किया है, एट ए टाइम एक इनपुट में चेंज किया है, तो 0 0 से 1 1 जा नहीं सकते, तो यहाँ लगा लिया डैश। इसी तरह पर यहाँ पर थी स्टेबल स्टेट 2, क्या 1 0 से 0 1 जा सकते हैं, नहीं जा सकते, अगर यहाँ से यहाँ जाते तो 2 इनपुट वेरिएबल में चेंज हो जाना था, 1 0 में चेंज हो गया, 0 1 में चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता, एट ए टाइम एक इनपुट में चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा डैश। बाकी एंट्री हैं 1 डैश 3 2, बाकी एंट्री हैं सेम। मैं यहाँ पर हूँ स्टेबल कंडीशन में, 1 1 से मैं कहाँ नहीं जा सकता, यहाँ तो जा नहीं सकता, तो यहाँ तो मैं जा सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ तो मैं जा सकता हूँ। इस केस में क्या हुआ, एक इनपुट में चेंज हुआ, x1 1 नहीं रहा, x2 में चेंज हुआ 1 2 0, तो यहाँ से तो मैं यहाँ जा सकता हूँ, तो यहाँ कहाँ पर जाना, तो यहाँ पर एंट्री किसकी होगी 2 की, अनस्टेबल स्टेट 2 की। इसका क्या मतलब, पहले मैं यहाँ से यहाँ गया, मैं यहाँ पर खड़ा था, इनपुट में चेंज किया, x1 को 1 नहीं रहने दिया, x2 को 1 2 0 चेंज कर दिया, मैं पहले यहाँ पर चला गया अनस्टेबल स्टेट में, फिर यहाँ पर जाके सर्किट सेटल हो जाएगा। सेम इसकी एंट्री देख लेते हैं, ये स्टेबल स्टेट है मतलब 0 1, तो 0 1 से 1 0 तो मैं जा नहीं सकता, तो लगा दिया डैश, और बाकी एंट्री हुई पड़ी है 1 4 5, देख लो 5 1 1 1 1 2 0 0 जा नहीं सकते, लगा दिया डैश, पर 1 1 2 0 1 जा सकते हैं, और 0 1 कॉलम में केवल एक ही स्टेबल स्टेट है 4, तो किस तरह से एंट्री करोगे यहाँ पर 4 अनस्टेबल स्टेट, बाद में सर्किट ये हो जाएगा सेटल। तो बच्चों फ्लो टेबल आपने कैसे भरना है, आपने पहले फ्लो टेबल की एंट्री करनी है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, उसके बाद जो मिसिंग एंट्री है उन मिसिंग एंट्री की आपने वैल्यू भरनी है। आपने ध्यान क्या रखना है कि एट ए टाइम दो वेरिएबल चेंज नहीं करने, ये डैश मतलब क्या है कि 0 0 से 1 1 नहीं जा सकते, इसलिए डैश लगाया है। इस डैश का मतलब क्या है, यहाँ पर स्टेबल स्टेट थी 1 0, 1 0 से 0 1 नहीं जा सकते, कि पर इस केस में क्या था, 1 1 से मैं 0 0 तो नहीं जा सकता था, पर 1 1 से मैं 1 0 जा सकता था। अब 1 0 में जाता तो नेक्स्ट स्टेट क्या होनी थी, तो 1 0 में आपने देखा था कौन सी स्टेबल स्टेट है, यहाँ पर एक ही स्टेबल स्टेट है, ये 2, तो आपने एंट्री कैसे करनी थी, यहाँ 2 लिख लेना था एज ए ट्रांजिएंट। सेम हमने यहाँ पर किया 1 1 में, 1 1 से 0 0 जा नहीं सकते थे, डैश लगा दिया, पर 4 में पर यहाँ पर जा सकते थे इस तरह से, तो कहाँ पर जाना था, 0 1 कोल इनपुट 0 1 कॉलम के लिए केवल एक ही स्टेबल स्टेट थी 4, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 4 ही स्टेबल स्टेट थी, तो यहाँ पर क्या लिख दिया 4। नाउ दिस इज नोन एज परमिटिव फ्लो टेबल। परमिटिव फ्लो टेबल क्यों बोला जाता है,
हर एक रो में एक ही स्टेबल स्टेट है, इस रो में ये स्टेबल स्टेट है, सिंगल स्टेबल स्टेट है, इस रो में ये स्टेबल स्टेट है, इस रो में ये स्टेबल स्टेट है, इस रो में ये है और इस रो में ये स्टेबल स्टेट है। अब ये टेबल क्या बताएगा, मैं किसी स्टेट में भी खड़ा हूं, फॉर एग्जांपल मैं 4 में खड़ा हूं, अब 0 1 से मैं 1 0 जा नहीं सकता, पर इन दो कॉम्बिनेशन में जा सकता हूं। अगर इन दो कॉम्बिनेशन में जाता हूं तो नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट क्या होगी मैं बता सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं 4 में खड़ा हूं, अगर मैं 1 1 में जाता तो नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट क्या होनी थी, पहले मिलना था ट्रांजिएंट, फिर सर्किट ने यहाँ पर स्टेबल हो जाना था, मतलब नेक्स्ट स्टेट 5 आउटपुट 0। इसके आगे मैंने क्या किया, ये जो एरो थे इन एरो को रिमूव कर दिया और इस तरह से लिख दिया। जैसे यहाँ क्या था, नेक्स्ट स्टेट 1 थी, आउटपुट 0 थी, 1 0, आगे ये थी 4 तो 4 डैश डैश तो 2 लिख दिया। इसके आगे क्या था, 1 डैश 3 2 और आउटपुट थी 0, 1 डैश 3 2 और आउटपुट थी 0। इसी तरह से डैश तो यहाँ पर डैश, दिस इज 4 ट्रांजिएंट तो लिखा 4, दिस इज नेक्स्ट स्टेट 3 आउटपुट 1, नेक्स्ट स्टेट 3 आउटपुट 1। तो आगे नेक्स्ट स्टेट थी 2, आउटपुट यहाँ पर नहीं मेंशन की है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेट थी 1, आउटपुट मेंशन नहीं है, ये था एक तरह का ट्रांजिएंट। नेक्स्ट स्टेट 4 आउटपुट 0, नेक्स्ट स्टेट 4 आउटपुट 0, नेक्स्ट स्टेट 5 आउटपुट 0। इसी तरह से यहाँ पर डैश नेक्स्ट स्टेट 4, दिस इज नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट, तो नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट एंड दिस इज नेक्स्ट स्टेट। तो बस मैंने क्या किया, ये जो एरो वगैरह लगाए थे ये सब रिमूव कर दिए और इस तरह से लिख दिया। एंड दीज आर द प्रेजेंट स्टेट्स एंड दीज आर द प्रेजेंट इनपुट्स। और इसके अंदर जो एंट्री हुई हैं, जैसे कोमा है, कोमा से पहले ये होती है नेक्स्ट स्टेट, दैट इज कैपिटल वाई, और कोमा के बाद दिस इज जेड, दैट इज आउटपुट जेड। और ये सर्कल क्या बताते हैं कि स्टेबिलिटी कंडीशन, मतलब नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है, तभी यहाँ पर लगाए हैं सर्कल। एंड दिस इज परमिटिव फ्लो टेबल, हर एक रो में केवल एक ही स्टेबल स्टेट है। अब ये जो टेबल है, दिस इज इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड मशीन। अनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड मशीन को ऑलरेडी हम सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट के डिजाइन में डिस्कस कर चुके हैं। इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड मशीन में क्या होता है कि कुछ एंट्री के लिए नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मेंशन नहीं होते, जैसे इस केस में नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट दोनों मिसिंग है, जैसे इस केस में नेक्स्ट स्टेट है पर आउटपुट मिसिंग है। तो इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड मशीन के केस में हम मिनिमाइजेशन करने की ट्राई करते हैं। मिनिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, इस टाइम टोटल प्रेजेंट स्टेट है 5, अब हम ये ट्राई करते हैं क्या इन प्रेजेंट स्टेट्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर इनको आपस में मर्ज कर लेते हैं तो नंबर ऑफ स्टेट्स रिड्यूस हो जाएंगी, अगर नंबर ऑफ स्टेट्स रिड्यूस हो जाएंगी तो सर्किट की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड मशीन के केस में हम कंपैटिबल पेयर कैलकुलेट करते हैं, और देयर आर 2 मेथड इन विच वी कैन कैलकुलेट, वन इज मर्जर ग्राफ एंड सेकंड इज मर्जर टेबल। ऑलरेडी पहले के लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। मैं लगाऊंगा मर्जर ग्राफ, पहले मैं 1 की 2 के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा। 2 स्टेट्स आपस में कंपैटिबल कब होती हैं, जब सारी की सारी इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट सेम होनी चाहिए, ये है एसेंशियल कंडीशन। और जो नेक्स्ट स्टेट है वो सेम होनी चाहिए, अगर वो सेम नहीं है तो आपस में कंपैटिबल होने चाहिए। और जब 2 स्टेट्स आपस में कंपैटिबल होती हैं तब हम उनको आपस में मर्ज कर सकते हैं। जैसे मैं 1 और 2 को देखता हूं क्या आपस में कंपैटिबल है कि नहीं है। पहली कंडीशन क्या है कि आउटपुट सेम होनी चाहिए 0। अब यहां पर आउटपुट मेंशन नहीं है, मतलब इसको मैं सेम ले सकता हूं। यहां पर आउटपुट मेंशन ही नहीं है, इनको मैं सेम ले सकता हूं। डैश और यहां पर आउटपुट मेंशन नहीं है, इसको मैं सेम ले सकता हूं, तो इसको मैं 0, और यहां पर मेंशन नहीं है तो इसको मैं 0 ले सकता हूं, मतलब आउटपुट होगी सेम। अब नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, 1 1 सेम, 4 डैश मतलब सेम, डैश मतलब इसको मैं 4 भी ले सकता हूं, 3 डैश सेम, 2 2 सेम, मतलब 1 और 2 कंपैटिबल है। और आपको पता है जब 1 और 2 आपस में कंपैटिबल है तो इनके बीच में डायरेक्ट अनब्रोकन लाइन ड्रॉ की जाती है, मतलब 1 और 2 स्टेट्स आपस में कंपैटिबल हैं। इसी तरह से अगर आप 1 और 3 की कंपैटिबिलिटी देखो, 0 डैश आउटपुट सेम, आउटपुट सेम, यहाँ पर मेंशन ही नहीं है, डैश 1 आउटपुट सेम, यहाँ पर आउटपुट मेंशन नहीं है, सेम। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, 2 2 सेम, 3 डैश सेम, 4 4 सेम, 1 डैश सेम, मतलब 1 और 3 भी आपस में कंपैटिबल हैं। तो 1 और 3 के बीच में अनब्रोकन लाइन ड्रॉ करनी है। इसी तरह से 1 और 4 के बीच में देखते हैं, बच्चों 1 और 4 भी आपस में कंपैटिबल आप देख सकते हो, 0 डैश सेम, आउटपुट सेम, यहाँ पर आउटपुट मेंशन नहीं है तो आप इसको 0 ले सकते हो। डैश डैश, मैं इसको डैश ही बोलूंगा जहां मेंशन नहीं है, आउटपुट सेम, डैश डैश सेम, मतलब आउटपुट सेम। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, 2 डैश सेम, 5 डैश सेम, 4 4 सेम, 1 1 सेम, मतलब 1 और 4 भी आपस में कंपैटिबल है। इसी तरह से ये 1 और 5 भी आपस में कंपैटिबल होंगे।
अब 2 की 3 के साथ कंपैटिबिलिटी करेंगे, ये आपस में कंपैटिबल आप देख सकते हो। पहले आउटपुट देखते हैं, डैश डैश सेम, डैश डैश सेम, डैश 1 सेम, डैश 0 सेम, आउटपुट सेम है। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, 2 2 सेम, 3 3 सेम, 4 डैश सेम, 1 डैश सेम, मतलब 2 और 3 भी आपस में कंपैटिबल है। डायरेक्ट अनब्रोकन लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 2 की 4 के साथ कंपैटिबिलिटी देखते हैं, पहले आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर आउटपुट मेंशन नहीं है, मतलब डैश डैश सेम, डैश 0 सेम, 0 डैश डैश सेम, 0 डैश सेम। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, 2 डैश सेम, 3 5, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट हो चुकी है डिफरेंट। डैश 4 सेम, 1 1 सेम, यहाँ पर नेक्स्ट डेट है डिफरेंट 3 5। मतलब 2 और 4 आपस में कंपैटिबल कब होंगे? अनब्रोकन लाइन ड्रॉ करेंगे जब इंप्लाइंड पेयर कौन कौन से 3 और 5 आपस में कंपैटिबल होंगे। जब 3 और 5 आपस में कंपैटिबल होंगे तभी 2 और 4 आपस में कंपैटिबल होंगे। इसी तरह से अगर मैं 2 की 5 के साथ चेक करता हूं तो बच्चों उसमें भी यही कंडीशन आएगी, 3 और 5 ये डिफरेंट हो जाते हैं, बाकी सब सेम है। आउटपुट देखो सेम है, डैश डैश सेम, डैश डैश सेम, डैश 0 सेम, 0 डैश सेम। नेक्स्ट स्टेट देखो, 2 2 सेम, 3 5 यहाँ पर डिफरेंट है, 4 डैश मतलब सेम, 1 डैश सेम। मतलब 2 और 5 आपस में कंपैटिबल कब होंगे? जब 3 और 5 आपस में कंपैटिबल होंगे। इसी तरह से 3 और 4 की कंपैटिबिलिटी देखते हैं, क्या 3 और 4 आपस में कंपैटिबल हैं? आउटपुट डैश सेम सेम, 0 डैश सेम, 1 डैश सेम, डैश डैश सेम, आउटपुट सेम। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, 2 डैश सेम, 3 5 यहाँ पर डिफरेंट है। नेक्स्ट स्टेट 4 4 सेम, डैश 1 सेम। मतलब 3 और 4 आपस में कंपैटिबल होंगे अगेन जब इंप्लाइंड पेयर 3 और 5 आपस में कंपैटिबल होंगे। अब बच्चों 3 और 5 के बीच में देखते हैं क्या आपस में कंपैटिबल हैं। बच्चों यहाँ पर देख लो, आउटपुट डिफरेंट हो चुकी है, 1 और 0 आउटपुट डिफरेंट है, मतलब 3 और 5 आपस में कंपैटिबल नहीं है। जब 3 और 5 आपस में कंपैटिबल नहीं है तो इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं लगाना है। लास्ट में 4 और 5 के बीच में कंपैटिबिलिटी देखें, 4 और 5 आपस में कंपैटिबल होंगे, आप चेक कर लो। अब ये जो कंडीशनली कंपैटिबल स्टेट है इनको देखते हैं कि आपस में कंपैटिबल है कि नहीं। 2 और 4 कब होंगे? जब 3 और 5 कंपैटिबल होंगे। 3 और 5 आपस में कंपैटिबल नहीं है, कोई लाइन ड्रॉ नहीं की है, तो आपस में कंपैटिबल नहीं है। इसी तरह से 3 और 5 इस तरह से लिखा है, मतलब 2 और 5 भी आपस में कंपैटिबल नहीं है। अगेन 3 और 4 भी आपस में कंपैटिबल नहीं है। फिर इसके आगे बना लेते हैं रिड्यूस मर्ज ग्राफ। ये जो इंप्लाइंड पेयर जो कंपैटिबल नहीं थे, जैसे 2 और 4 कंपैटिबल नहीं थे तो ये लाइन हटा दी। इसी तरह से 3 और 4 के बीच की लाइन भी हटा दी और 2 और 5 के बीच में भी लाइन हटा दी। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, एक क्लोज ट्रायंगल बनी। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1 और 2 आपस में कंपैटिबल है, 1 और 3 भी आपस में कंपैटिबल है और 2 और 3 भी आपस में कंपैटिबल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 एक तरह से क्लोज ट्रायंगल टाइप बनाते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, 1 2 3 ये आपस में कंपैटिबल हैं। इसको बोला जाता है मैक्सिमल कंपैटिबल सेट्स, आपको ऑलरेडी पता है। इसी तरह से 1 4 5 भी आपस में क्लोज्ड ट्रायंगल बनाते हैं, पर 1 ऑलरेडी मैं ऊपर यूज कर चुका हूं। ये जो 1 है 1 2 3 में यूज कर चुका हूं, तो ये 4 और 1 आपस में कंपैटिबल है, तो इसको मैंने यहां लिख दिया 4 और 5 आपस में कंपैटिबल है। एक तरह से यहां भी मैं मैक्सिमल कंपैटिबल सेट बना सकता था 1 4 5, पर ऑलरेडी ये जो 1 है मैं इसमें यूज कर चुका हूं 1 2 3। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, ये 4 और 5 आपस में कंपैटिबल है और साथ में ये 1 और 2 3 आपस में कंपैटिबल है। अब इसके आगे ये जो 1 2 3 है, मतलब ये आपस में कंपैटिबल है, इनको मैं मर्ज कर सकता हूं और उस मर्ज को मैंने रिप्रेजेंट किया ए। इसी तरह से ये 4 और 5 है, इसको मैं मर्ज कर सकता हूं, इसको रिप्रेजेंट किया बी। अब मैंने 1 2 3 स्टेट को मर्ज कर दिया, उसको लिख दिया ए से, स्मॉल वाई मतलब प्रेजेंट स्टेट ए। इसी तरह से 4 और 5 को मर्ज करके लिख दिया बी से। अब मर्जिंग का बेनिफिट क्या हुआ, इनिशियली 5 स्टेट्स थी, अब मेरे पास स्टेट्स बची 2। अब इसको हम मर्ज कैसे करेंगे आगे, 1 2 3 को आपस में मर्ज करेंगे, उसको लिख दिया ए से। तो मर्ज कैसे करना है, अगर आप 1 2 3 को देखो, पहले नेक्स्ट स्टेट देखो, 1 1 इसको 1 ले सकते हैं और जो स्टेबल वाली स्टेट है वही लेनी होती है, तो लिख दिया 1 सर्कल। आउटपुट देखो 0 यहाँ पर मेंशन नहीं है और यहाँ पर डैश, मतलब 0 ले सकते हैं। इसी तरह से इसको देखते हैं 0 1, नेक्स्ट स्टेट देखते हैं 4 डैश 4, नेक्स्ट स्टेट ले लेनी है 4। आउटपुट मेंशन ही नहीं है तो आउटपुट नहीं लिखनी है। यहाँ पर देखो डैश 3 3 सर्कल, तो 3 सर्कल वाली लेनी है स्टेबल। आउटपुट डैश यहाँ पर मेंशन नहीं है 1, तो मतलब 1 लेनी है। 1 0 पे देखते हैं 2 2 2 2 लेनी है सर्कल वाली। प्रेजेंट आउटपुट देखते हैं तो 0 ही लेनी है। इसी तरह से 4 और 5 को मर्ज कर दिया है, तो ये 1 नहीं है तो केवल 1 ही लिखेंगे। 4 4, नेक्स्ट डेट आएगी 4 सर्कल वाली।
प्रेजेंट आउटपुट 0 आ जाएगी। अगेन 5 तो यहाँ लिखनी है 5 सर्कल वाली, और आउटपुट तो यही 0। अगेन ये 2 है तो ये 2 ही आएगा, प्रेजेंट आउटपुट नहीं आएगा। तो बच्चों दिस इज रिड्यूस फ्लो टेबल। एक और बात, इस केस में 1 2 3 4 5 सारी की सारी जो प्रेजेंट स्टेट थी यहाँ पर कंपैटिबल सेट्स में यूज हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 6 और 7 स्टेट भी होती अगर क्वेश्चन में होती, और 6 और 7 यहाँ पर नहीं आते, इस कंपैटिबल सेट्स में 6 और 7 की एंट्री नहीं होती, तो उस केस में आपको यहाँ पर 6 और 7 की एंट्री करनी थी। तो कैसे करनी थी? 6 को फॉर एग्जांपल मैंने सी ले लेना था, यहाँ लिख लेना था सी, 7 को लिख लेना था डी, और जो आगे की एंट्री थी वो यहाँ पर कर लेनी थी। पर इस क्वेश्चन में इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सारी की सारी स्टेट्स थी 1 to 5 वो यहाँ पर यूज हो रही हैं। अब मर्जिंग का बेनिफिट क्या हुआ? इनिशियली 5 स्टेट्स थी, अब स्टेट्स रहेगी 2, मतलब सर्किट की कॉस्ट कम हो जाएगी। अब इसके अगला स्टेप क्या होता है बच्चों? जो अनडिफाइंड आउटपुट है वो मेंशन करनी होती है। वो कैसे करनी है? जैसे ये 1 है नेक्स्ट स्टेट, ये एक तरह का क्या है? ट्रांजिएंट। यहाँ पर आउटपुट मेंशन नहीं है, पर ऊपर अगर आप देखो तो 1 ये है स्टेबल स्टेट और आउटपुट है 0, तो ये 0 आपको यहाँ पर ले लेना है। एक तरह से अनस्टेबल से स्टेबल कैसे गए होंगे? इस तरह से। और यहाँ कैसे आए होंगे? यहाँ से आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर खड़ा था 0 1 में, मैं इस तरह आ सकता हूँ, या फिर यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ से यहाँ थे तो 2 इनपुट वेरिएबल में चेंज हो जाना था, या यहाँ से यहाँ आ सकते थे फिर ऊपर। इसी तरह से इसको मेंशन करते हैं। ये थी अनस्टेबल स्टेट और ये थी स्टेबल स्टेट 4, तभी लगा है सर्कल। इसकी आउटपुट है 0, तो ये भी आपको 0 ले लेनी है। अगेन दिस वन अनस्टेबल स्टेट, ये है स्टेबल। स्टेबल क्यों है? नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। ये आउटपुट मेंशन नहीं है, आउटपुट मेंशन करनी है। यहां से यहां कैसे जाएंगे? इस तरह से। ये थी 0 तो इसको क्या ले लेना है? 0। अगर ये 1 होती तो उसको 1 ले लेना था। इसी तरह से अगर ये 1 होती तो उसको आपने 1 लेना था। मतलब आपने आउटपुट कौन सी लेनी है? जो आउटपुट स्टेबल स्टेट के साथ मेंशन है। अब मुझे लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट करूंगा? यहां पर है ए और बी स्टेट। ए को मैंने असाइन कर दी 0 वैल्यू, बी को असाइन कर दिया 1। मतलब ए जो प्रेजेंट स्टेट थी इसको कर लिया 0 और बी को असाइन कर दिया 1। इसके आगे ये था 1। अब 1 कैसे बना था? 1 ए में था, 1 2 3 को मर्ज करके ए लिखा था, तो 1 को क्या लिखेंगे? 0। आउटपुट है 0। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेट 4, नेक्स्ट स्टेट 4 यहां पर थी और बी को किस में लिख दिया? 1 में, तो यहां पर लिखेंगे 1। आउटपुट थी 0। अगेन 3 कहां पर था? यहां पर था, जिसको ए के साथ रिप्रेजेंट किया था। ए को 0 से रिप्रेजेंट किया है, तो दिस इज 0 और आउटपुट थी 1। अगेन 2 डेट इज ए और ए को हमने रिप्रेजेंट किया 0, डेट इज 0 और ये जो आउटपुट थी वो थी 0। इसी तरह से यहां पर नेक्स्ट स्टेट थी 1 और 1 को मेंशन किया है ए डेट इज 0 और आउटपुट थी 0। 4 नेक्स्ट स्टेट 4 मतलब बी मतलब 1 और आउटपुट 0। 5 मतलब बी मतलब 1 और जो आउटपुट थी 0। और 2 नेक्स्ट स्टेट 2 मतलब ए और ए को किससे किया? 0 से और आउटपुट 0। आप देख सकते हो। अब मैं लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करूंगा एक जेड के लिए, एक नेक्स्ट स्टेट के लिए। एक तरह से ये जो कोमे से इस साइड की टर्म है वो होती है कैपिटल वाई नेक्स्ट स्टेट, और ये ए और बी है, ये है प्रेजेंट स्टेट स्मॉल वाई, और x1 x2 है प्रेजेंट इनपुट। एक तरह से बच्चों ये 2 वेरिएबल के मैप है। मैं यहीं पर ही के मैप लगा के जेड और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। पहले मैं आउटपुट जेड के लिए वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। जेड मतलब जो कोमे के इस साइड लिखी गई है, राइट हैंड साइड में लिखी गई है 0 0, ये है आउटपुट मतलब जेड 1 0 0 0 0। अगर मैं के मैप लगाता हूं तो ये केवल यही 1 है। इसके लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? मैं डायरेक्टली इसी ग्राफ से लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। एक तरह से क्या ये 2 वेरिएबल के मैप है, तो 1 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। इसके लिए y की वैल्यू है 0 मतलब y बार, और x1 और x2 की वैल्यू है 1 1, डेट इज x1 इंटू x2। अब नेक्स्ट स्टेट मतलब कैपिटल Y के लिए वैल्यू लिखते हैं, तो y मतलब ये जो टर्म है 0 1, ये जो है, ये जो एंट्री है। तो अगेन के मैप से मिनिमाइजेशन कैसे करेंगे? ये 2 1 आपस में पेयर बना लेंगे और ये 2 1 आपस में पेयर बना लेंगे। ठीक है बच्चों, इस पेयर के लिए आंसर लिखेंगे y की वैल्यू है 1, डेट इज स्मॉल y, और इस पेयर के लिए कॉमन है दिस 1 और ये 1 क्या है? x2, प्लस इस पेयर के लिए वैल्यू लिखते हैं, y में चेंज हुआ 0 to 1 नहीं लिखेंगे, और इस पेयर के लिए 0 1 को लिखेंगे
x1 बार इंटू x2। अब लगाने हैं कनेक्शन, तो सेम कैपिटल Y किसके इक्वल है, दिस वन, तो Y डेट इज दिस वन। थ्रू फीडबैक जैसे इसको यहां पर ले जाएंगे तो ये एक्ट करेगा स्मॉल y, x1 बार x2 प्लस y x2। आगे इनपुट्स हैं x1 और x2, तो मैंने ले लिया यहां पर इनपुट्स ले ली x1 एंड दिस इज x2। तो कैपिटल Y का एक्सप्रेशन है x1 बार। तो बच्चों ये जो x1 बार है इसको अप्लाई किया नॉट गेट में, दिस इज x1 बार। अगला है x2, तो यहां से उठाया x2, इन दोनों के बीच में हुआ एंड ऑपरेशन, प्लस y x2, मतलब ये जो y है यहां से उठाया इस तरह से, और साथ में x2 तो दिस वन, यहां से आप ले लो कनेक्शन एक और, एंड गेट में अप्लाई किया। आगे बीच में लगा है और, तो इन दोनों को अप्लाई किया और गेट में, और यहां पर जो आउटपुट निकली वो निकली कैपिटल Y, और कैपिटल Y का जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो है दिस वन। इसी तरह से आउटपुट Z, इसके लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो Z के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे होगा, x1 बार, तो ये है x, तो इसको आगे अप्लाई कर दिया मैंने, यहां से उठाया नॉट गेट में x1 बार। अगला है x2 बच्चों कहां से है, यहां से है x2, और अगला है y बार, मतलब दिस इज y, ये है ना y, इसको अप्लाई किया नॉट गेट में, और इन सभी का हो जाएगा एंड ऑपरेशन, और यहां पर जो एक्सप्रेशन निकलेगा वो निकलेगा Z। सेम अगर इन दोनों सर्किट को मैं कोरिलेट करता हूं, प्रेजेंट इनपुट्स x1 एंड x2, दिस इज प्रेजेंट आउटपुट Z। इस कॉम्बिनेशनल सर्किट की जो आउटपुट थी वो थी नेक्स्ट है, डेट इज दिस वन। अगेन थ्रू फीडबैक इसको कॉम्बिनेशनल सर्किट के इनपुट में अप्लाई किया है, इसको बोल दिया जाता है स्मॉल y, तो दिस इज स्मॉल y। और ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है, जो डिफरेंट सारे गेट्स लगे हैं एंड और ये जितने भी गेट्स लगे हैं, ये क्या है, एक तरह के कॉम्बिनेशनल सर्किट। एक और बात, ये डिले एलिमेंट क्या है बच्चों, ये डिले एलिमेंट क्या होता है, ये आउटपुट थ्रू फीडबैक जब कॉम्बिनेशनल सर्किट के इनपुट में अप्लाई करते हैं तो इस लाइन का कुछ ना कुछ प्रोपेगेशन डिले होगा, उसको एज ए डिले एलिमेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या आप इसको इस तरह से बोल सकते हो, ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है इनमें काफी सारे लॉजिक गेट्स लगे हैं, जैसे इसमें काफी सारे लॉजिक गेट्स लगे हैं, उन लॉजिक गेट्स का भी कुछ ना कुछ प्रोपेगेशन डिले होगा, और साथ में इस लाइन का भी कुछ ना कुछ प्रोपेगेशन डिले होगा। अगर इन सभी प्रोपेगेशन डिले को ऐड कर दूं और जो टोटल डिले आएगा उस डिले को भी यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।